हेलो बच्चों, आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। बहुत पहले से आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही आए हैं। आज थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रत्यास्थता क्या है? अगर कोई हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसकी स्टेट चेंज हो जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, और यदि हम अब उस फोर्स को रिमूव कर लें, हटा दें, तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को रिगेन कर ले, यानी अपनी अवस्था में फिर से चला जाए जो पहले रही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता। और जिन पदार्थों में ये प्रॉपर्टी होगी, उन पदार्थों को कहा जाता है इलास्टिक मटेरियल यानी प्रत्यास्थ पदार्थ। दो बातें यहां जाननी है। हमारे पास एक फोर्स है जो स्टेट बदल रहा है, और एक फोर्स है जो स्टेट को रिगेन कराता है, ठीक है। जो यहां पर स्टेट को बदलता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। एक बार फिर सुनिए कि जिस बल द्वारा स्टेट में अवस्था में परिवर्तन होता है, उस बल को कहेंगे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। और जो बल स्टेट को रिगेन करवाता है, अपनी स्टेट फिर से ऑब्जेक्ट को ले आता है, उस बल को कहेंगे हम लोग आपका प्रत्यानयन बल यानी रेस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि ये एग्जाम पूछा गया था कि कौन सा फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को रिगेन करता है, तो वो यहां पर है रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। और जिस बल से स्टेट में चेंज हो रहा, परिवर्तन होता है, उस बल को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि विरूपक बल, ठीक है। प्रत्यास्थता ऐसी प्रॉपर्टी है पदार्थों की जिससे पदार्थ अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। एक जनरल डेफिनेशन है, ये अक्सर बुक्स में लिखा रहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे पदार्थ अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। कैसे विरोध करती है? जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई पीस है रबर की, क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल है तो हमने इसका एग्जांपल लिया हुआ है। रबर की पीस है, अगर हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, सपोज F, तो ये नो डाउट कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, इसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा, ये कंप्रेस होकर एक नई स्टेट में ऐसे चला गया। अब जैसे ही ये बल रिमूव होगा, जैसे ही ये बल हम लोग हटाएंगे, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में पुनः आने लगेगा। तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, उसके द्वारा जो इसमें चेंज हुआ, उस चेंज को फिर से रिकवर कर रहा है, उस चेंज को फिर से ओवरकम करना चाहता है, यानी उस चेंज का ये पीस, रबर पीस विरोध कर रहा है। तो इस विरोध की वजह से इसके अंदर ये जो ओवरकम करने की प्रॉपर्टी पैदा हो रही है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया? एक बार फिर सुनिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फोर्स रिमूव करने के बाद, बल हटाने के बाद, वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को रिगेन कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को प्रत्यास्थता कहते हैं। और जिन मटेरियल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि इलास्टिसिटी क्या है। अब कौन कौन से मटेरियल इलास्टिक हैं? एक तरह देखा जाए तो इस सृष्टि के 90% से ज्यादा, लगभग सभी पदार्थ इलास्टिक ही है, बस उनमें परसेंटेज का डिफरेंस होगा। कोई 90% है, कोई 80% है, कोई 5% है, कोई 1% है, इस तरह का। सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ माने जाते हैं वो हमारे पास दो मटेरियल है। देखिए, ध्यान से देखिए, एक है फास्फर ब्रॉन्ज, फास्फर ब्रॉन्ज, और दूसरा हमारे पास है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का नाम कई मर्तबा आपने सुना हो।
ठीक है, और एक फास्फोर ब्रॉन्ज, शायद ये नहीं सुना होगा। तो ये कॉपर का एलॉय है, बस सुनिए, ये कॉपर का एलॉय है, यानी कि ये तांबे की मिश्र धातु है, ठीक है, जिसमें अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगी टिन, टिन मतलब Sn, और इसमें होगी फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज ये सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल्स हैं। फास्फोर ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर की एलॉय है, मतलब तांबे की मिश्र धातु है जिसमें टिन और फास्फोरस मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्टील भी इलास्टिक है, रबर भी इलास्टिक है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल फास्फोर ब्रॉन्ज है, उसके बाद क्वार्ट्ज है, फिर स्टील है, और सबसे बाद में यहां पे आ रही है आपकी रबर। हाथी दांत टस्क जो होते हैं वो भी इलास्टिक मटेरियल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि हाथी दांत भी इलास्टिक मटेरियल ही होते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपनी फोर्स हटाने के बाद अपनी स्टेट को रिगेन नहीं करता, यानी उस ऑब्जेक्ट में परमानेंटली चेंज आ जाता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है फोर्स लगाने के बाद, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया गया, उसकी स्टेट बदल गई, और स्टेट बदलने के बाद जब फोर्स हटा लिया गया तो भी वो अपनी स्टेट को रिगेन नहीं कर रहा, वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटा, तो उस समय उस पदार्थ को कहा जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए हम लोग वैक्स कह सकते हैं, मतलब मोम, ये मोम है बेटा, और दूसरा एग्जांपल है गीली मिट्टी। गीली मिट्टी मतलब होता है वेट क्ले, वेट क्ले। तो ये दोनों विशेष रूप से गीली मिट्टी और वैक्स जो है वो प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, और जिन पदार्थों में ये प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है, प्लास्टिकता। क्लियर हो गया? वाल पुट्टी भी एक इसका एग्जांपल है, आप अगर चाहें तो इसका लिख सकते हैं कि प्लास्टिक के अंतर्गत वाल पुट्टी का भी जिक्र होता है। अब हमारे पास तीन टर्म देखिए, एक हमारे पास है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव जिसको नाम दिया जाता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। और दूसरा टर्म हमारे पास होगा इलास्टिक फैटिग, प्रत्यास्थ थकान, प्रत्यास्थ थकान, इलास्टिक फैटिग। ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट फोर्स रिमूव करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रिगेन करेगा, अपनी स्टेट को पुनः प्राप्त करेगा, अटेन कर लेगा, लेकिन फोर्स हटाने के तुरंत बाद नहीं वो रिगेन कर सकता, बल्कि कुछ समय ले लेता है। फोर्स हटाने के बाद ऑब्जेक्ट को अपनी अवस्था में आने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा, हो सकता है वो माइक्रोसेकंड का लगे, मिली सेकंड का लगे, ठीक है, लेकिन समय जरूर लगता है। तो अपनी स्टेट को रिगेन करने में जितना टाइम उसको लग रहा होता है, उसी प्रभाव को नाम दिया गया है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। फिर हमारा है टर्म इलास्टिक फैटिग। इसका क्या मीनिंग है? अगर किसी मटेरियल पर, किसी इलास्टिक मटेरियल पर बार बार फोर्स अप्लाई किया जाए, सक्सेसिव फोर्स उस पे लगाया जाए, तो एक ऐसी स्टेट भी आएगी कि उस पदार्थ के अंदर से शॉर्टली या टेम्परली थोड़ी देर के लिए
फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए प्रत्यास्था की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बार बार बल लगाया जाता है तो उस पदार्थ से कुछ समय के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी, प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक फैटिग। कि अगर बार बार बल लगा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा कि उसके अंदर से इलास्टिक प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, टेम्परली डिसअपीयर हो जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग, ठीक है। अब अगर इलास्टिक फैटिग आने के बाद भी, यानी प्रत्यास्थ थकान आने के बाद भी आप उस फोर्स लगाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो ऑब्जेक्ट टूटने लगता है, यानी उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आने लगती है। प्लास्टिक में टूटने लगते हैं, ठीक है। कई एप्लीकेशन है, जैसे लंबे समय के बाद जिन पुलों का इस्तेमाल किया है, जिन ब्रिजेस का, कई ब्रिज हैं बहुत लंबे समय से इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। दे आर अनाउंस्ड अनसेफ नाउ। ये बता दिया जाता है कि भाई ये 20 साल इसका यूज हो चुका, 20 साल इस पे लोग चल चुके हैं, अब ये पुल चलने के लिए सुरक्षित नहीं है। तो उसका कारण यही है कि लगातार उस पे फोर्स लगता रहा है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई, प्रत्यास्थ थकान आ गई, अब वो थक गया है। अगर उसमें कभी चला जाएगा तो टूटने की संभावना हो जाती है। यही तरीका तार को तोड़ने के लिए भी प्रयोग करते हैं कि अगर किसी तार को तोड़ना है तो उसको बार बार क्या करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं। मोड़ने से क्या होगा, कंटीन्यूअस फोर्स लग रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, इलास्टिक फैटिग यानी प्रत्यास्थ थकान की आ जाएगी। जिस समय ये प्रॉपर्टी आ जाएगी उस समय वो थक चुका होगा और आप उसको कंटीन्यूअसली तोड़ रहे हैं तो उसके बाद वो टूट जाता है। इसी की वजह से, इलास्टिक फैटिग की वजह से, प्रत्यास्थ थकान की वजह से जो स्प्रिंग बैलेंस होते हैं वो कुछ समय बाद, एक लंबे समय तक अगर वो प्रयोग किया गया है तो उसके बाद उनकी जो पाठ्यांक होगी, उनको जो रीडिंग होगी वो गलत आने लगती है। तो इन बातों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने 2 पॉइंट आपको यहां बताए। एक बिंदु हमने बताया कि जो स्टेट में परिवर्तन करता है, जो स्थिति को बदलता है, जो अवस्था परिवर्तित करता है, अवस्था परिवर्तन यहां पर जिसके द्वारा होता है, जिस बल से होता है, उस बल को हमने क्या कहा था, यहां पर 2 वर्ड हमने बताए थे कि अवस्था परिवर्तन जिस बल से होगा उस बल को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल, ठीक है। और जिससे वो रिगेन करता है अपनी स्टेट को, अवस्था को पुनः ग्रहण करता है, अवस्था को पुनः ग्रहण करेगा, जिससे वो ग्रहण करता है वो ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स। यहां पर हम लिख सकते हैं इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स यानी आंतरिक प्रत्यानयन बल, आंतरिक प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स, ये भी हम लिख सकते हैं। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अवस्था परिवर्तन के लिए जो बल यहां पर आ रहा है उसे विरूपक बल बोल रहे हैं, और जो स्टेट को पुनः प्राप्त करवा रहा है उसको बोले इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स या आंतरिक प्रत्यानयन बल। इसी क्रम में हमारे पास है 2 बातें, प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो हमने भी बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है इस तरह का था और हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी स्टेट में इस तरह चेंज हुई, इतनी कंप्रेस हो गई, इतनी दब गई। और जैसे ही फोर्स हमने हटाया, यहां फोर्स पट्टी को लगाएंगे, एक निश्चित एरिया होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर दाब। ठीक, हमने फोर्स लगाया एक निश्चित क्षेत्रफल में, जिससे इसकी स्ट्रक्चर में, जिससे इसके स्टेट में चेंज हो गया। अब जैसे हमने फोर्स रिमूव करा, ये अपनी स्टेट में आने के लिए एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हमने क्या कहा,
इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, आंतरिक प्रत्यानयन बल। ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को रिगेन करने के लिए, अपनी स्टेट में पुनः जाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको बोला गया इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, आंतरिक प्रत्यानयन बल। और इसकी वैल्यू इसके ही बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसी के बराबर होगी जितना आपने डिफॉर्म करने के लगाया था। जितना डिफॉर्मिंग फोर्स था उतना ही मान इस आंतरिक प्रत्यानयन बल का भी होगा, क्योंकि दीज आर द रिएक्शंस, ये प्रतिक्रियाएं हैं। जो न्यूटन ने तीसरे नियम में कहा था कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्शन है तो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स रिएक्शन होगा, अगर ये क्रिया है तो ये फोर्स प्रतिक्रिया होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को रिगेन करने के लिए एक पर्टिकुलर, एक यूनिट एरिया में जितना आंतरिक प्रत्यानयन बल लगाएगा उसको बोलते हैं आपका स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल। ठीक है। द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स acting upon the body to regain its original state in particular area is called stress. Stress is internal restoring force which is applied by the object to regain its state. किसी वस्तु द्वारा अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए एकांक क्षेत्रफल में जो बल लगाया जा रहा है, जो आंतरिक प्रत्यानयन बल लगाया जा रहा है, वही आपका क्या है, प्रतिबल है आपका। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अगर हम प्रतिबल को यस से डिनोट करें तो स्ट्रेस यस इक्वल टू आएगा आपका इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अपान में रेस्टोरिंग फोर्स और अपान एरिया, आंतरिक प्रत्यानयन बल यानी F अपान ए। ठीक है। तो ये F अपान ए, क्योंकि हमने बताया कि न्यूमेरिकली तो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है। जितना उसको डिफॉर्म करने के लिए लगेगा उतना ही उसको रिकवर करने के लिए भी लगता है। ये बेटा टेंसर क्वांटिटी है, ये सब लोग ध्यान रखें। टेंसर का मतलब है ये प्रदिश राशि, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आ गई है कि जो स्ट्रेस है वो टेंसर क्वांटिटी है। इसका मात्रक क्या बन जाएगा बेटा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है तो इसका मात्रक प्रेशर के बराबर ही हुआ, और प्रेशर का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एमकेएस सिस्टम का यूनिट हुआ। किस सिस्टम का है बेटा, ये एमकेएस सिस्टम का। ठीक है। दो यूनिट हुए इसके, स्ट्रेस के दो यूनिट कौन कौन से हुए, एक हुआ बेटा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो एमकेएस सिस्टम का है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम का है, और एक हुआ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बेटा सीजीएस सिस्टम का है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम का मात्रक है। तो प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो स्ट्रेस का जो मात्रक होता है वो प्रेशर के बराबर ही होता है। अगर आप इसके डायमेंशन बताते हैं तो प्रेशर की फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt - 2, और ये हो जाएगा आपका एरिया का स्क्वायर, तो हो जाएगा ml - 1 t - 2। ये आपकी स्ट्रेस की डायमेंशन है। क्लियर हुई। तो अगला हमारा है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन साइज अपॉन में इनिशियल साइज, मतलब जितना आकार में परिवर्तन होता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइज, प्रारंभिक आकार के सापेक्ष, उस परिवर्तन को ही कहा जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब विकृति। ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक रॉड है, ये कोई रॉड थी हमारे पास, ठीक है, इसकी लेंथ हमने बता दिया कि भाई इसकी लेंथ अभी L है, और इसमें हमने कुछ प्रेशर अप्लाई किया, कुछ फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया, इसकी वजह से इसकी लंबाई में चेंज हो गया, मान लो इतना इसका चेंज हुआ स्मॉल l। तो यहां पर अगर हम स्ट्रेन लिखेंगे तो स्ट्रेन क्या लिखते हैं, चेंज इन साइज, आकार में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है, स्मॉल l, और अपान में इनिशियल से, तो इनिशियल से साइज क्या थी, कैपिटल L। तो यहां पर स्मॉल l बटे कैपिटल S को स्ट्रेन को लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहां से बात और क्लियर हो गई
कि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, साथ में यूनिटलेस भी हो जाएगा। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ? मात्रकहीन है और विमाहीन है। ये मात्रक नहीं रखता है और ना ही इसकी कोई विमा होती है। परंतु अगर क्वांटिटी कोई पूछे तो क्वांटिटी बेटा ये टेंसर ही है, यानी राशि कौन सी है? प्रदिश राशि। ये भी बेटा स्ट्रेन है। स्ट्रेन दो प्रकार की बताई गई है, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स स्ट्रेन, या इसको लैटरल स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिस दिशा में बल लगाएंगे, उस दिशा में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी लंबाई में परिवर्तन या जिसमें भी है जो चेंज आएगा, उस चेंज को कहा जाता है अनुदैर्ध्य, मतलब along the force. The change along the force is called longitudinal and the change perpendicular to the applied force. The change perpendicular to the applied force is called transverse strain. बल की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है वो है अनुदैर्ध्य, और बल के लंबवत दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है वो है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। इस बात को इस पिक्चर समझिए आप। एक ये हमने यहां पर वायर बनाई हुई है, ये एक वायर देखिए, ठीक है। इस वायर की ओरिजिनल लंबाई फिलहाल कैपिटल एल है, इसकी लंबाई, ठीक है। और इसका डायमीटर भी होगा, व्यास भी होगा। हमने इसके व्यास को कैपिटल डी बोल दिया, ठीक है। अब इसमें हमने नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स किधर लगाया? नीचे की ओर लगाया, जिससे इसकी लेंथ में वृद्धि हो गई। कितनी बढ़ गई? सपोज करो इसकी लेंथ बढ़ी स्मॉल एल, ठीक है। अगर लंबाई स्मॉल बढ़ेगी तो नो डाउट इसके व्यास में भी परिवर्तन होगा, इसके व्यास में कमी होगी। इसके व्यास में जो कमी हुई, डायमीटर में जो डिक्रीमेंट आया वो स्मॉल डी आया। तो अनुदैर्ध्य विकृति जो होगी, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी, अल्फा बराबर स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बताया था आपको कि जो चेंज होता है इनिशियल के सापेक्ष, प्रारंभिक आकार के सापेक्ष, वही आपकी विकृति है। तो यहां पर कितना चेंज हुआ? स्मॉल एल, वो चेंज ऊपर रख दिया हमने। और कितनी लेंथ थी इनिशियली? कैपिटल एल थी, कैपिटल लिख दिया, ठीक है। तो जो बल की दिशा में परिवर्तन हुआ वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको अल्फा से दिखाया गया है। और जो बल के लंबवत दिशा में हो रहा परिवर्तन, जिसको हमने बीटा से दिखाया है, बीटा बराबर कितना परिवर्तन हुआ? स्मॉल डी, एक घटा है, डिक्रीमेंट। और कितना इसका डायमीटर पहले था? कैपिटल डी था। तो जो लंबवत दिशा में परिवर्तन हुआ है वो आपका अनुप्रस्थ विकृति है, और जो बल की दिशा में परिवर्तन हुआ है वो आपका अनुदैर्ध्य विकृति है। ये क्लियर हो गई बात? फिर हमारा टर्म है पॉइसन रेशियो, पॉइसन अनुपात, या इसको कुछ लोग पॉइसा भी बोलते हैं, इस तरह से पॉइसा अनुपात भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं है उसमें। पॉइसन रेशियो क्या है? जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है मतलब अनुप्रस्थ विकृति है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है मतलब अनुदैर्ध्य विकृति है, उनका अनुपात ही कहलाता है पॉइसन अनुपात। इसको यहां सिग्मा से दिखाया जा रहा है, और सिग्मा है बीटा अपान अल्फा। द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहा जाता है। जिस तरह से अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृतियां विमाहीन, मात्रकहीन हैं, वैसे ही पॉइसन अनुपात भी विमाहीन और मात्रकहीन है। पॉइसन अनुपात का जो सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरेटिकल वैल्यू, जो इसकी जो थ्योरी में बताया गया है वो वैल्यू इसकी -1 से, सिग्मा इसका डिनोट करते हैं ना इसको, -1 से 0.5 के बीच होती है। ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू,
ये सिद्धांतों में ऐसा बताया गया है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू जो है, जो इसको लैब में यूज कर रहे हैं, जो प्रायोगिक मान है, ठीक है, जो निकालते हैं हम लोग लैब में या जो यूज करेंगे, वो प्रैक्टिकल वैल्यू, वो व्यवहारिक मान या प्रायोगिक मान जो है वो 0 से 0.5 के मध्य है। 0 से 0.5 के बीच इसकी वैल्यू लाई करती है। इसका सैद्धांतिक मान -1 से 0.5 के मध्य है। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू, इसका जो व्यवहारिक मान है या प्रायोगिक मान है, वो 0 से 0.5 के बीच लाई करता है। तो बेटा आज का वीडियो यहीं तक सीमित है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। जय हिंद।